मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में 2021-22 के लिए आम बजट पेश किया। बजट में कोरोना वबा की वजह से इक्तिसादी सुस्त रवि, मुल्क की गिरती जीडीपी, सरकार की कमाई में कमी का असर आम बजट पर नजर आया। निर्मला सीतारमण ने कहा, मुश्किल हालात में ये बजट पेश किया जा रहा है, इसके बावजूद ये बजट मुल्क में तरक्की की नई राहें खोलेगा। बजट में 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू करने का ऐलान किया गया है। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ मुख्तस किए गए। हेल्थ केयर के लिए कुल 2,23,00,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर खजाना ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एमएसपी सिस्टम में बदलाव की कोशिश की गई है और मरकजी हुकूमत किसानों की आमदनी को दुगनी करना हदफ रखती है। बजट में फ़ज़ाए आलूदगी, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे, सड़क की तामीर और दीगर शोबों में ऐलानात किए गए हैं। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ताहम बजट में बुजुर्गों को बड़ी राहत दी गई है। 75 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को अब टैक्स अदा नहीं करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट को संग मील से ताबीर किया है, तो वहीं कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने बजट को मायूस कुन करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बजट में आम लोगों को धोखा दिया गया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के लिए आम बजट पेश किया है। आम बजट से अक़लियती तबके ने भी कई उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी है। इसकी वजह यह है कि मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर के बजट 219 करोड़ रुपए की तख़फ़ीफ़ कर दी गई है। मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर के बजट में कमी, 219 करोड़ रुपए कम किया गया बजट। 2021-22 के लिए 4,810 करोड़ रुपए मुख्तस। गुज़श्ता साल 5,029 करोड़ रुपए था बजट। वित्त मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर, आई प्रेजेंट द बजट फॉर द ईयर 2021-2022। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में साल 2021-22 के लिए बजट पेश किया। बजट से अक़लियती तबके ने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, लेकिन जब बजट पेश हुआ तो अक़लियतों को मायूसी हाथ लगी। दरअसल मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर के बजट में 219 करोड़ रुपए की तख़फ़ीफ़ कर दी गई है। गुज़श्ता साल वज़ारत अक़लियती उमूर का बजट 5,029 करोड़ रुपए था, जो कि अब घटकर 4,810 करोड़ रुपए रह गया है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बजट में 48 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट बढ़कर 1,378 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पहले 1,330 करोड़ रुपए था। ताहम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बजट में 67 करोड़ रुपए की तख़फ़ीफ़ की गई है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बजट को 535 करोड़ रुपए से घटाकर 468 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप का बजट भी 75 करोड़ रुपए कम किया गया है। बजट 400 करोड़ से कम होकर अब 325 करोड़ रुपए हो गया है। मौलाना आजाद फेलोशिप के बजट में भी 76 करोड़ रुपए की कमी की गई है। अब ये बजट 175 करोड़ रुपए से कम होकर 99 करोड़ रुपए का रह गया है। हालांकि मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि सभी जगह बजट में कटौती हुई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। हर क्षेत्र में कटौती भी दिखाई पड़ी होगी आपको, लेकिन बहुत कम नाम मात्र का है। और मुझे लगता है कि जो कुछ भी कमी, पैसे की कमी जो है वो विकास के रास्ते में बाधा नहीं जाएगी। इसलिए जो हमारा लगभग जो है वो 450 करोड़ का है वो रहेगा। अक़लियतों के बजट में कमी को लेकर अपोजिशन जमातें मोदी हुकूमत की नुक्ताचीनी कर रही हैं। साबिक मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान ने तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत अक़लियती तबके को नजरअंदाज कर रही है, या फिर वज़ारत अक़लियती उमूर गुज़श्ता साल बजट का पैसा खर्च नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बजट को कम करना पड़ा। मरकजी हुकूमत का साल 2021 और 22 का बजट पार्लियामेंट में पेश किया गया है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के बजट में कटौती हुई है और ये बजट जब दूसरे मिनिस्ट्री से कंपेयर किया गया तो दूसरे हर मिनिस्ट्री में बढ़ोतरी हुई है और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में कटौती हुई है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो गुज़श्ता साल का एलोकेशन पूरी तरह से खर्च नहीं किया होगा, या तो हुकूमत माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को नेग्लेक्ट कर रही है। आप अगर बजट को स्टडी करेगा क्या देखेगा आप, दूसरे राज्यों के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है।
तो ये तो चुनावी भाषण है, ये जो 4 राज्यों के लिए चुनावी भाषण है। और ये पेंडेमिक में जो हमारे प्रॉब्लम है उसको कैसे ओवरकम करेगा, इसका कोई पूरा प्लान नहीं है इस बजट में। और माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यक के लिए तो ये बजट में और भी कुछ नहीं है, जितना एलोकेशन था सारे एलोकेशन को डिक्रीज किया। अब देखना यह है कि इस कम बजट में मरकजी वजारत अक़लियती उमूर किस तरह से अक़लियतों की तालीमी और माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए कारगर कदम उठाती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। मगरबी बंगाल के वजीर बराए अक़लियती उमूर और मदरसा तालीम क़यासुद्दीन मुल्ला ने बजट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि अक़लियती तबके को बजट में नज़रअंदाज कर दिया गया है। कोलकाता में सहाफ़ियों से बात करते हुए क़यासुद्दीन मुल्ला ने कहा कि बंगाल हुकूमत अक़लियती तबके की तरक्की के लिए तमाम तरह इक़दामात करेगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के बजट से भी बंगाल के महकमे अक़लियती उमूर को मरकज़ की जानिब से फंड नहीं मिला था, जबकि बंगाल असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र यहाँ के लोगों से वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आज बजट में बंगाल को नज़रअंदाज किया गया। वो तो मैंने क्या बोलेगा, सामने इलेक्शन है, इलेक्शन लेके बजट किया, लेकिन संख्यालघु लिए कोई बजट किया नहीं। गतबार जो बजट किया तो संख्यालघु 100 कोटी दिया, अभी तो तार दिया नहीं। मोदी सरकार धप्पाबाजी देते हैं, पब्लिक के लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं है। किसान के नाम के लिए किसान के पेट्रोल डीजल के बहुत कर बढ़ा दिए, बहुत ज़्यादा दे दिया। आज के पेट्रोल डीजल जो दाम बढ़ेगा उसको खेत खबर का जिनिस पत्र सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन पब्लिक के लिए कोई भारतवर्ष गरीब के लिए कुछ नहीं बजट किया। मध्य प्रदेश के दानिश्वरों, उर्दू के तंजीमों और तालीमी इदारों से वाबस्ता जिम्मेदारों ने बजट को मायूस कुन करार दिया है। अक़लियती इदारों के जिम्मेदारान और दानिश्वरों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि कोरोना कहर में अक़लियतों को लेकर बजट में ख़ुसूसी इंतजाम किया जाएगा, मगर यहाँ हुकूमत में बजट में इजाफा करने के बजाय मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर के बजट में भी 219 करोड़ की तख़फ़ीफ़ कर दी गई है। अक़लियती तालीमी इदारों, दानिश्वरों और मुस्लिम समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। मरकजी हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया है और कोरोना कहर के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह का बजट आएगा इसको लेकर बड़ी राहतें होंगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तालीमी इदारों के जिम्मेदारान, उर्दू की तंजीमों के जिम्मेदार मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि ये बजट जो आया है निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है, इसको कैसे देखते हैं? इसमें कुछ खास तो नज़र आता ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ये तो अपने पिछली ज़्यादा तो हिस्ट्री उन्होंने बता दी कि 70 साल में क्या हुआ, ये न माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ है, न एजुकेशन पे कुछ है। भाई एक बच्चों का 1 साल ज़ाया हो गया अब कोविड की वजह से, ठीक है, अपने थी एक ही आफत आई हुई थी, अब वो भी पास हो गई। आइंदा के लिए तो हमको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए था इसमें। यकीनी तौर पर जो कुछ उम्मीदें लोगों ने ज़्यादा लगा रखी थी, उन्होंने ये सोचा कि कोरोना के बाद कुछ रकम मुख्तस की जाएगी, ख़ास तौर से अक़लियतों में, क्योंकि उनकी माली हालत हमेशा से ख़राब रही है। लेकिन मालूम हुआ कि अक़लियतों का तो नाम ही नहीं है कहीं वहाँ मौजूद, उनका कोई जिक्र ही नहीं है। तो इस तरह वही बजट जो पिछले साल था, और वो भी मामूली था, मामूली इस माने में था कि ये तो दफ्तर की कार्रवाइयों में ही पूरा हो जाएगा इस तरह का बजट। इसके अलावा ये भी था कि तालीम के मैदान में हम सोच रहे थे कि ख़ासतौर से एजुकेशन के बारे के अंदर कोई नया कदम उठाया जाएगा, लेकिन एक लफ्ज़ भी इन मामलात में नहीं बोला गया। यानी हुकूमत ने बता दिया कि आप हाशिए पर हैं, आपकी ज़रूरत ही नहीं है, ख़ासतौर से अक़लियतों को। और जो हाशिए पर हो उनका जिक्र नहीं। और फिर अगर हम ज़बान की बात कर ले करें तो ज़बान को क्या लगता है कि इससे कुछ फ़रोग होगा? ज़बान का कोई तज़किरा ही नहीं है तो क्या फ़रोग होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ना कोई बजट में इस तरह की गुफ्तगू है, ना कोई आश्वासन है। हमारा जो ऑलरेडी पहले का बजट था वो भी सुना है कि कम हो गया, नए में हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो कोई इसमें आशा दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको बजट कैसा लगा? बजट जो आया है इस वक्त वो पुराने से भी जो उम्मीदें लगा रहे थे लोग, उसके बरखिलाफ बिल्कुल उसमें कोई ऐसा मुफाद इंसान का नहीं रखा है, एक आम आदमी का कोई ऐसा उसमें नहीं रखा गया है। वो एक बजट है जो पेश कर दिया गया है। लेकिन इसमें 75 साल के ऊपर के जो लोग उनको टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया कि उनको रिटर्न नहीं फाइल करना है। जी देखिए 75 साल, अब 75 साल के बाद आदमी क्या, गवर्नमेंट ही कहती है कि 60 साल आपकी एज करते हैं उसमें रिटायर कर देते हैं, या 62 साल में रिटायर कर देते हैं। अब उसमें 75 साल के बाद कोई काम करना क्या मायने रखते हैं उसके?
देखते हैं कि बजट जो आया है हुकूमत इसको लेकर भले से जो है तारीफों के पुल बांध रही है, लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बात करें, तालीमी इदारों के जिम्मेदारान की बात करें या समाजी तंजीमों के साथ साथ उर्दू के अदबी अंजुमनों की बात करें, वो तमाम बजट को लेकर मायूस है और उनका कहना है कि हुकूमत को इसमें नए तरीके से गौर करना चाहिए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने मुख्तलिफ मुद्दे के लिए बजट में किए गए इजाफे और इक़्तिसादी हालात को बेहतर किए जाने के लिए लिए गए फैसलों का जिक्र किया। सहज ज़राअत और रेलवे जैसे पब्लिक सेक्टर के लिए इजाफी बजट के साथ कई अहम ऐलानात के बावजूद टैक्स स्लैब, पेट्रोल, डीजल और गैस में किसी तरह की रियायत न दिए जाने से लोअर मिडिल क्लास और सर्विस क्लास तबके ने मायूसी का इजहार किया है। आम बजट से आम लोगों को ख़ास उम्मीदें होती हैं, ख़ास तौर पर कारोबारी से लेकर जो आम तबका है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो बजट से कुछ ख़ास उम्मीदें करता है। लॉकडाउन के बाद इस बजट से भी आम इंसान जो है वो कुछ ख़ास उम्मीदें कर रहा था। कितना ये बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा या कहाँ उन्हें मायूसी हुई, आज कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर कारोबारी भी और आम इंसान भी मौजूद हैं। देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर एक तबका सब कुछ ख़त्म हो चुका था, कारोबार ख़त्म हो चुके थे, तो इस आने वाले बजट से बहुत उम्मीद थी कि सरकार है ना कहीं राहत देगी हमें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना ही दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी जो ज़रूरत है इंसान की और जो चीज़ों पे असर डालती है, महंगाई और सस्ता जिस चीज़ से होता है वो है पेट्रोल और डीजल। उनके दामों पे कोई मतलब कम करने की कोई वो ऐलान ही नहीं हुआ, लगाम ही नहीं हुई उस पर। तो फिर कैसे सस्ता हो जाएगा सामान? आम आदमी को, जनमानस को कैसे सुविधा मतलब उससे कैसे राहत महसूस होगी? लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां गई हैं, नौकरी जाना बहुत बड़ा मसला होता है। प्राइवेट सेक्टरों में तो 40 से 50% की नौकरियां गई हैं। तो इस बजट से कम ये तो उम्मीद थी कि सरकार कोई घोषणा करेगी। आम आदमी को बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट से काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा और ये बजट कुछ कम करेंगे जो कुछ महंगाई है, लेकिन महंगाई पे कोई लगाम नहीं है और दिन पे दिन ये बढ़ती जा रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। पेट्रोल डीजल का रेट इतना बढ़ा हुआ है, इसे GST के दायरे में लाना चाहिए। सबसे पहले तो आम जो आदमी है वो परेशान घूम रहा है, बेरोज़गारी है, घर में खाने को कहाँ से लाएगा वो जब उस पर नौकरी नहीं होगी। सबसे पहले तो नौकरी होनी ज़रूरी है, नौकरी नहीं है, सारा घर का बजट बिगड़ा पड़ा है। नहीं, उम्मीदें तो बहुत थी क्योंकि पिछले दिनों लॉकडाउन हुआ, ये जो महामारी आई और महामारी के बाद जो हम लोग तवक्को कर रहे थे कि ये बजट जो काफ़ी रिलीफ देने वाला होगा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए, लेकिन इंतहाई मायूसकुन बजट है और उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए भी कोई इनकम टैक्स में मेजर कोई रिलीफ नहीं है, तो हमारे लिए बहुत मायूसकुन है। मैं समझता हूँ हमें ज़्यादा उम्मीदें थी और बजट उस उम्मीदों को पूरा नहीं करता। तो संभावनाएं जो की गई थी वो ग्रोथ बेस बजट होना चाहिए था, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं पूरे वर्ल्ड में ये हो गई थी कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो माइनस में चला गया था। तो जो इस समय का बजट था, जो अपेक्षाएं की गई थी मेरे हिसाब से वो पूरी की गई हैं, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले था, स्वास्थ्य हमारा पहले था, तो स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया इस बजट पे। और ख़ास तौर पे जो निजीकरण की बात है, ये तो कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ निजीकरण हो जाने से शायद बहुत अच्छा रिजल्ट उन्हें देखने को मिलेगा कि सरकार ने पहले कई जगह निजीकरण किया और उसका रिजल्ट उन्हें अच्छा मिला, तो इसलिए निजीकरण पे भी फोकस किया गया। मरकजी हुकूमत के जरिए साल 2021 और 22 के लिए पेश किए गए बजट को मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन ने मुल्क के बेहतरीन बजट से ताबीर किया है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का कहना है कि बजट में न सिर्फ सभी सेक्टर और सभी तबके का ख्याल रखा गया है, बल्कि इससे बेरोजगारों को जहां रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को बहुत बधाई। एक कल्याणकारी, एक विकास मूलक, एक जनोपयोगी, आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में हर आयाम को सुदृढ़ किया गया है। जहां देश के विकास के और सरकार का ध्यान है, तो जनता के कल्याण के लिए भी इस बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। हेल्थ सर्विसेज को जिस प्रकार से मजबूत करने का ऐलान किया गया है, निश्चित रूप से निरोगी काया किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो मूल है, उस परिभाषा को प्रतिपादित करने का काम इस देश की सरकार ने किया है। नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा
हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोक दफा। मेल करें healthsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोक दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर उठने वाली आवाज़ें अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। लखनऊ में मजलिस उलमा हिंद के अराकीन ने कहा है कि अगर CBI के अफसरान वो सारे सबूत बगौर देख लें जो उनके पास मौजूद हैं तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों के साबिक़ चेयरमैन जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। पेश है लखनऊ से रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में औकाफ इमलाक की खुर्द-बुर्द का मंजरनामा किसी से पोशीदा नहीं है। वक्फ इमलाक पर जितने प्राइवेट कब्जे हैं उतने ही कब्जे सरकार के भी हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वक्फ निज़ाम ऐसे लोगों के हाथ में है जो सरकार के हाथ की कठपुतलियां बने हुए हैं। इमामिया ट्रस्ट के बानी मौलाना अली हुसैन उम्मी कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के लिए वक्फ की गई इमलाक या तो बदनवान और बेईमान लोगों के कब्जे में है या फिर खुद सरकार के। जो भी तहरीक चलाता है, चाहे वो मौलाना कल्बे जवाद साहब हों या और भी उलमा हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। औकाफ की बर्बादी का सबब जो है खुद हुकूमत है, सरकार है। ऐसे मंत्री बनाती है कि जो नाअहल है, जिनको कुछ नहीं आता है, और ऐसे लोगों को जो है औकाफ दिए जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि औकाफ की हिफाजत के लिए अच्छे और सच्चे और ईमानदारों लोगों को लाया जाए ताकि कौम की औकाफ जो है बचाया जा सके। कौम की हमदर्दी में हमारे बुजुर्गों ने औकाफ वक्फ किए थे ताकि कौम आगे बढ़े। इस वक्त सब बिक रहा है, सब लूट मार हो रही है। वक्फ बचाओ तहरीक से मुंसलिक और मजलिस उलमा हिंद के फ़आल रुकन अल्लामा ज़मीर नकवी कहते हैं कि मौलाना कल्ब जवाद की क़यादत और रहनुमाई में उन्होंने ऐसे सबूत जमा कर लिए हैं जिनके जरिए साबिक़ चेयरमैनों और बदनवान लोगों को जेल भेजने के रास्ते हमवार हो सकेंगे। इस ज़िम्न में वो CBI के अहम लोगों से मिलकर ये सबूत उनको फराहम करना चाहते हैं, लेकिन मसला दुश्वार है। अगर ये मुमकिन हुआ तो वसीम रिजवी और जफर फारूकी के साथ साथ बहुत से बदनवान चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। मेरे पास जफर फारूकी के कम से कम दर्जनों ऐसे सबूत हैं कि जफर फारूकी जेल जाएंगे। और चूँकि ये जो CBI इंक्वायरी हुई है, CBI इंक्वायरी में मैं सारी एप्लीकेशंस रिसीव करा रहा हूँ और इसमें भी मैं अगर CBI ने इंक्वायरी में यानी इनको संज्ञान नहीं लिया इन एप्लीकेशंस को हमारी, जो जाहिर सी बात है उदाहरण यानी पूरे तरीक़े से भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ हमने पेश किए हैं। अगर CBI इसमें कोई संज्ञान नहीं लेती है तो इसके खिलाफ भी मैं माननीय उच्च न्यायालय जाऊंगा। एक तरफ वक्फ को लेकर आवाजें उठ रही हैं तो दूसरी जानिब जिन लोगों के खिलाफ CBI इंक्वायरी चल रही है वो बेखौफ और बिला किसी डर के घूम रहे हैं। अल्लामा ज़मीर कहते हैं कि बदनवान लोगों को मौजूदा हुकूमत की पुष्ट पनाही हासिल है, लेकिन हमें यकीन है कि अगर मुंसिफाना तहकीक की गई तो दोनों साबिक़ा चेयरमैनों के साथ साथ कई अहम चेहरे और बड़े नाम खुद को नहीं बचा सकेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट।
उर्दू का शुमार दुनिया की बड़ी जिंदा ज़बान में होता है। उर्दू ज़बान में जो अदब तख्लीक किया जा रहा है उसे दुनिया की बड़ी ज़बानों के सामने रख कर अब तहकीक की जा रही है। उर्दू को लेकर उर्दू वालों का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है और उन्हें अपने अदीबों के खिदमात का एतराफ़ उनकी ज़िंदगी में ही करना चाहिए, न कि दुनिया से रुखसत होने के बाद। इन ख्यालात का इजहार भोपाल में उर्दू खिदमत के उन्वान से मुनक़िदा प्रोग्राम में दानिश्वरों ने किया। पेश एक खास रिपोर्ट। रिसाले इंसानियत भोपाल ने शहर के अदीबों की खिदमत को मंजर आम पर लाने और उन्हें उनकी हयात में ही एजाज से सरफराज करने का सिलसिला शुरू किया है। इस ज़मन में मुमताज उर्दू शायर और मुहक्किक डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी के खिदमात के एतराफ में भोपाल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में उर्दू और हिंदी के अदीबों ने शिरकत की और रिसाले इंसानियत की कोशिश को वक्त की जरूरत से ताबीर किया। शायरी के उस रेगिस्तान में कहीं अगर कोई नखलिस्तान नज़र आ जाते हैं तो दिल बड़ा खुश होता है। उन्हीं में से एक अंजुम बारा बंकी भी हैं, उनका कलाम भी है जो ओरिजिनल कलाम है, जो ओरिजिनल शायर है और जो वाकई जो कुछ वो देखता, महसूस करता और जो कुछ समझता है उसी को अपने कलाम में पेश करता है। इन गज़लों को पढ़ने से अंजुम भाई के सारे सोच और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है और उनकी जो गज़लें हैं वो प्रेम से, मानवता से परिपूर्ण हैं। छोटी छोटी पंक्तियों में वो ऐसी बातें कह देते हैं जो बहुत दूर तलक इशारा करते हैं। अंजुम बारा बंकी साहब एक सच्चे राष्ट्रीय व्यक्ति हैं। डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी की अदबी खिदमात का दायरा 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे पर मुहित है। खामोशियों का नगमा, दिल का गुलाब, जमाना कुछ और है और एतबार के नाम से अब तक उनके 4 शायरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। 3 दर्जन से ज्यादा उनके तहकीकी मज़ामीन भी उर्दू के नामवर रिसालों की जीनत बन चुके हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। जो लफ्ज़िशें या जो गलतियाँ अभी तक मैं करता रहा हूँ उनसे हमेशा अब बचना पड़ेगा, इसलिए कि जिस तरह से ये खुसूसी शुमारा आया है और इसमें जिस तरह हमारे सीनियर्स ने, हमारे दोस्तों ने हमारी शायरी के जो महासिन दरियाफ्त किए हैं, शायद वो किसी हद तक सही भी हों। अब मैं इस हवाले से कुछ अर्ज़ नहीं कर सकता, मगर ज़िम्मेदारी मुझ पर ज़्यादा हो गई कि मैं अब और संभल के जो कुछ भी तख्लीक़ कर रहा हूँ वो और मेहनत से, ताकि जो सुख्म है, जो खामियाँ है उसमें, वो दूर हो। भोपाल में उर्दू खिदमत के उन्वान से मुनक़िदा प्रोग्राम के मौके पर डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी की अदबी खिदमात के एतराफ़ में रिसाले इंसानियत की जानिब से खुसूसी शुमारा भी जारी किया गया। साथ ही डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी को मुहिब्बाने उर्दू की जानिब से तौसीफी सनद और शाल पेश की गई। रिसाले इंसानियत ने उर्दू खिदमत प्रोग्राम को तसलसल के साथ मुनक़िद करने का फैसला किया है ताकि भोपाल में उर्दू अदब की खिदमत करने वाले फनकारों का एजाज़ भी हो सके और उर्दू दुनिया भोपाल की निगार शाद से वाकिफ भी हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। मरकजी, रियासती और कॉरपोरेशन सतह पर अवामी और बिलखसूस अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए कई सारी स्कीमें निकलती हैं, लेकिन अक्सरियत या तो इन स्कीमों से नावाकिफ़ होती है या फिर उनकी यहाँ तक रसाई नहीं हो पाती है। इसी बात को लेकर महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में SB कैन नामी तंजीम ने एक बेदारी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत लोगों को बेदार करने और उन्हें जानकारी फराहम करने का बीड़ा उठाया है मुंब्रा से आला तालीम याफ्ता नौजवानों की समाजी तंजीम SVN कैन ने। चूँकि खासकर मुस्लिम मुआशरे में खासकर ये बात आम तौर पर देखने को मिलती है कि उनका रुझान सरकारी स्कीमों की जानिब कम होता है और अगर होता भी है तो उन स्कीमों के हासिल करने के लिए जो शराइत और दस्तावेज़ात लाजमी होते हैं वो उनके पास नहीं होते हैं। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की जानिब से 22 जनवरी से एक मुहिम का आगाज किया गया था। अंधेरों से उजाले की तरफ उन्वान से मुनक़िदा इस मुहिम का इख्तिताम इतवार को हुआ। इख्तितामी प्रोग्राम में आकुला के बरादरान वतन, दानिश्वर और सहाफ़ियों के लिए एक ख़ुसूसी निशस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें इस्लाम और मौजूदा चैलेंज पर तबादला ख्याल किया गया।
मरकजी हुकूमत की जानिब से लाई गई नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर शकूक व शुबहा जाहिर किए जा रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि इस तालीमी पॉलिसी में कई बातें ऐसी हैं जिसका असर उर्दू जबान पर पड़ने वाला है। नई तालीमी पॉलिसी में उर्दू के बारे में कोई खास जिक्र नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस तालीमी पॉलिसी के खुदखाल पर गौर व फिक्र करने के लिए नांदेड़ में अनकरीब एक तालीमी सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। इस सेमिनार में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से माहिरीन तालीम को मदऊ किया जाएगा। कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के रुकन डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने मरकजी हुकूमत की जानिब से माशी तौर पर कमज़ोर तबकात को फराहम करदा 10% रिजर्वेशन के तहत मुसलमानों को EWS सर्टिफिकेट देने की रियासती हुकूमत से मांग की है। डॉक्टर रज़ाक ने रायचूर में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए ये मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 10वीं जमात की TC में सिर्फ मुसलमान लफ्ज़ होने की वजह से तहसील ऑफिस की जानिब से मुस्लिम तबके को माशी कमज़ोर तबके का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र यूनिट की जानिब से अंधेरे से उजाले की तरफ 10 रोज़ा मुहिम इख्तिताम को पहुंच गई। इख्तितामी सेशन में इदारे अदब इस्लामी हिंद की जानिब से एक मुशायरा हुआ। मरकज़ इस्लामी में इस मुशायरे में मकामी शायरों के अलावा जालना और दीगर अजला के कहना मश्क शायरों ने शिरकत की। साथ ही पहली मरतबा नौजवान शायरों को मौका दिया गया, जिसमें नौजवानों ने अपना कलाम पेश करके खूब दाद और तहसीन हासिल की। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।